अरविंद एक युवा और उत्साही इतिहासकार था। विज्ञान और तर्क में गहरी रुचि रखने वाला, वो किसी भी प्रकार की सुपरनैचुरल घटनाओं को सिरे से नकारता था। उसका मानना था कि सब कुछ का वैज्ञानिक कारण होता है और भूत प्रेत की कथाएं सिर्फ पुरानी सोच का हिस्सा है। अरविंद का जन्म दिल्ली के एक बड़े शहर में हुआ था, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहता था। उसकी मां अक्सर उसे पुरानी किंवदंतियों और भूतिया घटनाओं के बारे में कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन वो कभी भी इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन उसे एक पुराने गांव के बारे में पता चलता है, जहां एक रहस्यमयी तालाब है। गांव वाले कहते हैं कि वो तालाब शापित है और इसके पास रात में जाने से हर कोई वापस नहीं आता। अरविंद की उत्सुकता जाग उठती है और वो अपने शोध के लिए उस गांव का रुख करता है। जब वो गांव पहुंचता है तो वो वहां के लोगों से इस तालाब के बारे में पूछता है। गांव वाले उसे डराने की कोशिश करते हैं, पर वो निडर होकर आगे बढ़ता है। गांव में प्रवेश करते हुए अरविंद को ये समझ में आता है कि ये जगह साधारण नहीं है। पुराने घने जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ते उसे एक अजीब सी शांति और डर का एहसास कराते हैं। वो जानता है कि उसे इस रहस्य की गहराई में उतरना होगा, लेकिन ये उसका पहला कदम था और ये कदम उसे ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां न कोई तर्क काम करेगा, न ही कोई वैज्ञानिक तथ्य। एक शाम गांव के मुखिया मोहनलाल से मिलने के बाद अरविंद को तालाब के बारे में पता चलता है। मोहनलाल गांव का सबसे बुजुर्ग और प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वो खुद भी इस शापित तालाब के बारे में काफी डरावनी बातें जानता था। मोहनलाल ने कहा, यह तालाब एक समय में गांव के जीवन का अहम हिस्सा था। ये पानी से भरा हुआ था और लोग इसे पवित्र मानते थे, लेकिन रघुनाथ सिंह नामक राजा ने इस गांव पर अत्याचार किया। उसने सिर्फ यहां के लोगों का खून नहीं बहाया, बल्कि उनका आत्मबल भी तोड़ दिया। राजा ने इस तालाब के किनारे एक काले तंत्र का प्रयोग किया, जिससे आत्माओं को शापित किया गया। मोहनलाल ने विस्तार से बताया कि रघुनाथ सिंह का आतंक इतना बढ़ा हुआ था कि गांव वाले उसकी क्रूरता से तंग आ गए थे। एक दिन राजा ने गांव के सभी लोगों को तालाब के पास बुलाया और उन्हें मार दिया। इसके बाद उसने उनकी आत्माओं को भी बांध लिया, ताकि वो सदा के लिए उसकी शक्ति से जुड़े रहें। इस काले तंत्र के बाद तालाब का पानी गाढ़ा और काला हो गया और वहां से एक खौफनाक इतिहास शुरू हुआ। इस घटना के बाद लोग तालाब के पास जाने से डरने लगे और उसे मृत आत्माओं का तालाब कहने लगे। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, मोहनलाल ने कहा, कि रघुनाथ सिंह की आत्मा भी उस तालाब में बसी है। जब पूर्णिमा की रात होती है तो तालाब के पास एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि ये आत्माओं का चिल्लाना होता है, जो बदला लेने के लिए तड़प रही है। अरविंद ने यह सब सुना, लेकिन उसने इसे केवल गांव वालों की एक डरावनी कहानी माना। वो सोचने लगा कि वो इस ऐतिहासिक स्थल पर जाकर अपनी मान्यता को साबित करेगा। एक रात अरविंद अपने कमरे में बैठा था और रघुनाथ सिंह के शासनकाल के बारे में शोध कर रहा था। उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो चौंका और खिड़की से बाहर देखा। दूर जंगल के बीचों बीच एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाती दिखाई दी। वो जानता था कि यह कोई सामान्य दृश्य नहीं था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे खींच लाई। बिना किसी डर के वो बाहर गया और उस रोशनी की दिशा में चलने लगा। जैसे जैसे वो तालाब के पास पहुंचा, हवा ठंडी और तेज हो गई। रात की शांति में वो महसूस कर सकता था कि कुछ गलत था। अचानक तालाब के पानी में हलचल होने लगी। पानी की सतह से कोई परछाई उभरने लगी। अरविंद ने ध्यान से देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। वो जानता था कि वो अकेला नहीं था। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन गांव का कोई व्यक्ति नहीं था। वो पूरी तरह से तालाब के पास था और अब वो महसूस करने लगा था कि वो किसी डरावनी शक्ति के करीब है। पानी की सतह से एक भूतिया आकृति उभरी और वो जोर से चीखी, तुम यहां क्यों आए हो? यह आवाज इतनी तीव्र थी कि अरविंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसकी आंखों के सामने तालाब की सतह से और आकृतियां उभरने लगी, जैसे वह जीवित आत्माएं हों। अचानक एक तेज बर्फीली हवा ने अरविंद को अपनी पकड़ में ले लिया और वो घबराते हुए पीछे हटने लगा। उसकी आंखों के सामने वह दृश्य तेजी से बदलने लगा, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में जा रहा हो। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ अजीब घट रहा था। वो तालाब में खिंच रहा था। उसे यह समझ में आ गया कि अब उसे उस शापित तालाब से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अरविंद के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने कभी भी इन भूतिया घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उसका सामना इस रहस्य से हो चुका था। वो महसूस करता था कि तालाब के पास उसका हर कदम उसे किसी अज्ञात शक्ति के करीब ले जा रहा है। उस रात के बाद वो अधिक से अधिक अजीब घटनाओं का सामना करने लगा। पहले तो वो समझता था कि ये केवल उसके दिमाग की उपज है। सपने, धुंधले दृश्य, हल्के से कानों में गूंजती आवाजें। लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होने लगा कि कुछ तो है जो उसे बार बार इस तालाब की ओर खींच रहा है। जैसे ही वो तालाब के पास जाता, उसे कोई ना कोई आवाज सुनाई देती, कभी हंसी की, कभी चीखने की। वो इन आवाजों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। एक रात जैसे ही वो तालाब के किनारे खड़ा था, उसने देखा कि पानी की सतह पर हलचल हो रही थी और कुछ छायाएं उभरने लगी। वो डरकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वो आवाजें फिर से सुनाई दी। तुमने हमें क्यों छोड़ा था? एक आवाज गहरी गूंज के साथ आई। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अरविंद की सिहरन बढ़ गई। ये आवाजें साफ थी और वो समझ गया कि ये आत्माएं हैं जो उसे अपने जाल में फंसा रही है। उस समय उसे समझ में आया कि वो सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो इस शापित तालाब से जुड़ा हुआ था। उसकी खामोशता ने उसे अब इस दर्दनाक रहस्य का हिस्सा बना दिया था। वो सोचने लगा, क्या वह इन आत्माओं की मदद कर सकता है? क्या उसे शांति देने का कोई रास्ता है? अरविंद को अब यकीन हो गया था कि उसे इस शाप को तोड़ने के लिए कुछ विशेष करना होगा। उसने गांव में एक तांत्रिक के बारे में सुना था जो इस तरह के मामलों में माहिर था। मोहनलाल के जरिए अरविंद तांत्रिक से मिला। तांत्रिक एक वृद्ध और गंभीर व्यक्ति था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब उसने अरविंद से सुना कि वो तालाब के पास गया था, तो वो थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कि कोई गहरी सोच में हो। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारा यहां आना सिर्फ एक संयोग नहीं था। तालाब ने तुम्हें बुलाया है। तुम जिस रक्त से पैदा हुए हो, वो रक्त इस रहस्य से जुड़ा है। ये शाप तुम्हारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर तुम इस शाप को तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालना होगा। अरविंद चौंक गया। मेरा परिवार और इस शाप का क्या संबंध है? उसने पूछा। तांत्रिक ने बताया कि रघुनाथ सिन्हा के काल में गांव के कई लोग शिकार हुए थे और जिनमें से कुछ के परिवार आज भी इस गांव में रहते हैं। वो ये भी जानता था कि इस शाप को तोड़ने के लिए पूर्णिमा की रात एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जब वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। तांत्रिक ने उसे बताया, तुम्हें इस अनुष्ठान के दौरान अपनी रक्तरेखा से जुड़ा बलिदान देना होगा। ये अनुष्ठान तुम्हारी जान को खतरे में डाल सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से करोगे तो तुम इस शाप को तोड़ पाओगे। अरविंद ने सोचने के बाद तांत्रिक से मदद लेने का निर्णय लिया। उसने तय किया कि वो इस शाप को तोड़ेगा, चाहे जो भी हो। पूर्णिमा की रात अरविंद और तांत्रिक तालाब के पास एकत्र हुए। तांत्रिक ने चारों ओर यज्ञ की सामग्री रखी और उसने कुछ विशेष मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवा तेज होने लगी और तालाब का पानी उठने लगा। अरविंद ने महसूस किया कि कुछ अजीब घट रहा था और वो जानता था कि अब वो उस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकता था। तांत्रिक ने उसे कहा, तैयार हो जाओ, आत्माएं आ रही है। अचानक तालाब से कई भूतिया आकृतियां बाहर आने लगी। ये आकृतियां उतनी ही डरावनी थी जितनी अरविंद ने कभी सोची भी नहीं थी। उनकी आंखें जलती हुई थी
और उनके चेहरे पर गुस्सा था। वो चारों ओर से अरविंद और तांत्रिक को घेरे हुए थी। उन्होंने एक साथ चीखते हुए कहा, तुम हमारे साथ हो, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से इन आत्माओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मंत्रों का उच्चारण करता, आत्माएं और भी हिंसक हो जाती। वो हवा में उड़ने लगी और तालाब का पानी अब उफान मारने लगा। अरविंद की धड़कन तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि अब उसे खुद को साबित करना होगा। आखिरकार तांत्रिक ने अरविंद को कहा, तुम्हें अपनी जान का बलिदान देना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। अरविंद की आंखों में आत्मविश्वास था और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर आत्माओं से लड़ाई शुरू की। वो अपने रक्त से अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा पूरा करता है और एक तीव्र उजाला तालाब के चारों ओर फैलने लगता है। आत्माएं धीरे धीरे शांत होती जाती है और अंततः तालाब का पानी फिर से शांति से स्थिर हो जाता है। जब पूरी प्रक्रिया खत्म होती है तो तालाब के आसपास की पूरी हवा में शांति छा जाती है। आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थी और उनका गुस्सा शांत हो गया था। अरविंद और तांत्रिक थके हुए थे, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि शाप टूट चुका था। गांव में शांति लौट आई थी। किसी ने भी अब तालाब के पास विचित्र घटनाओं की चर्चा नहीं की। मोहनलाल ने भी अरविंद को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने वो काम किया है जो हम सभी की जिंदगियों को बदल देगा। अब हम सुरक्षित हैं। शापित तालाब के पास से उठने के बाद अरविंद ने एक गहरी शांति महसूस की। उसकी आंखों के सामने वो अंधेरा और वो भूतिया आकृतियां अब नहीं थी जिनसे वो कभी डरता था। वो जानता था कि उसने एक बड़ा कार्य पूरा किया था और अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार था। लेकिन एक बात थी जो उसे परेशान करती रही। पूर्णिमा की रात के बाद जब वो गांव लौटने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा कि गांव में कुछ भी सामान्य नहीं था। लोग हंसते खेलते थे, लेकिन एक ठंडी सी हवा चल रही थी, जैसे किसी और दुनिया से आ रही हो। वो गांव के रास्तों से चलते हुए महसूस करता था कि कभी कभी कोई देख रहा हो और वो ये समझने की कोशिश करता कि क्या अब भी कोई आत्मा उसके आसपास है, चाहे वो मुक्त क्यों न हो गई हो। अरविंद ने तांत्रिक से फिर मिलकर पूछा, क्या यह खत्म हो गया है? तांत्रिक ने गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जो शांति अब है वो अस्थाई नहीं है, लेकिन ये जान लो कि अब तुम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो। तुमने अपना काम किया है। अरविंद को लगा कि शायद तांत्रिक की बात सच थी। इस घटना के बाद गांव वालों ने अपने डर को छोड़ दिया था, लेकिन अरविंद को यह एहसास था कि वो खुद अब उस जगह से जुड़ा था जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिल जाते हैं। जैसे ही वो गांव से बाहर जाने लगा, उसे वो ठंडी हवा फिर से महसूस हुई, जो अब उसके लिए एक चेतावनी बन चुकी थी। गांव के शापित तालाब को छोड़कर अरविंद वापस दिल्ली लौट आया, लेकिन वो वही पुराना व्यक्ति नहीं रहा था। उसे अब अजीब तरह की शांति मिल चुकी थी, लेकिन साथ ही उस रहस्य का पीछा उसे कभी नहीं छोड़ पाया। उसने अपनी किताब के एक अध्याय को उस शापित तालाब पर आधारित किया और दुनिया को बताया कि वो जो कुछ भी जानता था वो किसी पुरानी किंवदंती से अधिक था। अरविंद ने जब अपनी किताब मृत आत्माओं का तालाब प्रकाशित की तो उसे लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन एक बात थी जो उसे बार बार परेशान करती रही। कभी कभी जब वो अकेले रात में बैठता तो उसे तालाब के पास की रातें याद आ जाती। उसे वो चीखें सुनाई देती जो अब भी उसकी आत्मा को चीर देती थी। वो जानता था कि तालाब अब भी उसके भीतर कहीं गहरे था। एक रात जब वो अपने कमरे में बैठा था, उसे अचानक से तालाब की आवाज सुनाई दी, हम तुम्हारे भीतर हैं। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। वो चौंका, लेकिन इस बार उसने डर के बजाय शांति महसूस की। उसने खिड़की खोली और बाहर देखा। आसमान में चांद था और उसके नीचे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। अरविंद मुस्कुराया। उसने समझा कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था।
अब उसकी कहानी एक किताब से कहीं अधिक बन चुकी थी।